मित्रों, इन दिनों अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशंस का इजलास चल रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो मौजूद हैं। अब इजरायली जो इंतहा पसंद प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू ने वहाँ पर तकरीर शुरू की तो हॉल तकरीबन खाली हो गया। गिने चुने कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, बाकी सारे के सारे चले गए वहाँ से, और चंद लोग और खाली कुर्सियाँ, उनके साथ नेतन्याहू खिताब करता रहा। अपने खिताब के अंदर नेतन्याहू ने रवायती झूठ बोले, दुनिया को एक गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश की, और साथ उसने ये कहा कि हम वहाँ पर पीस चाहते हैं। अब ये ज़रा ढकोसले देखिए कि हज़ारों की तादाद में बेगुनाह इंसानों को शहीद करने के बाद वो कहता है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई कर रहे हैं ना हम, ये लड़ाई असल में हम जिंदगी के लिए कर रहे हैं। ये बाकायदा उसके अल्फाज से उस स्पीच के अंदर। अच्छा, उससे तकरीर के बाद एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया लेबनान के अंदर। एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। लेबनान और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। फुल स्केल वॉर के अंदर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो यूट्यूब पर भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि फुल स्केल वॉर शुरू हुई है। फुल स्केल वॉर नहीं हुई शुरू अभी, ये फुल स्केल से एक दर्जा कम है। फुल स्केल वॉर जब शुरू होगी तो इन्वेजन्स होंगी दोनों एतराफ से। हिजबुल्लाह वाले भी रेडी हैं, और यहाँ से इन्होंने भी, इजराइल ने एडिशनल अपनी ब्रिगेड्स कुछ तैनात कर दी हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर, यानी ज़्यादा फौज उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दी है पहले से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी इन्वेजन की तैयारी है इजराइल की तरफ से, और दूसरी साइड से भी है। वो जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इसके चलते जो ही नेतन्याहू ने ये स्पीच ख़त्म की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद होता ये है कि बेरूत का एक इलाका है, लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत, उसका एक इलाका है अल-दाहिया का इलाका। तो अल-दाहिया के इलाके में 2000 टन वज़नी बमों की बारिश हो जाती है। बहुत सारे बम एक जगह पर गिराए गए अल-दाहिया में। अब अल-दाहिया वो इलाका है जहां पर ज़मीन के अंदर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो उसको टारगेट किया गया, और टारगेट करने के बाद क्लेम ये किया इजराइल ने कि हमारा जो टारगेट था दैट वाज हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह कौन? हिजबुल्लाह का चीफ। तो इन्होंने कहा कि हमने उसको टारगेट किया है इस अटैक के अंदर। अब हसन नसरुल्लाह का क्या बना है इस पे तो थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह सिविलियंस इस हमले के नतीजे में शहीद हुए हैं। 6 बिल्डिंग्स थी गालिबन जो कि गिर गई हैं, टोटली कोलैप्स हो गई हैं 6 बिल्डिंग्स, और उसमें रहने वाले जो लोग थे वो भी शहीद हो गए। तो 6 बिल्डिंग्स के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग होंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जानी नुकसान हुआ है। अच्छा, हिजबुल्लाह के बारे में इनिशियली क्लेम किया जाता रहा कि उनको टारगेट किया गया। वेस्टर्न मीडिया भी देख रहा था। वेस्टर्न मीडिया तो खैर इजराइल की ही लाइन लेता है ना, इजराइल से डिक्टेशन आता है तो वो अक्सर छाप रहे होते हैं। लेकिन मैं लोकल न्यूज़ आउटलेट्स भी देख रहा था, उनमें क्या रिपोर्ट छप रही हैं हसन नसरुल्लाह के हवाले से, इस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। द गार्डियन में रिपोर्ट हुआ थोड़ी देर पहले, Hezbollah leader Hassan Nasrallah reportedly targeted an Israeli airstrikes on Beirut, Middle East crisis live. Israel says it carried out multiple strikes on Hezbollah's main military headquarters in Beirut suburbs. It was not immediately clear if Nasrallah was killed or injured. कोई 10 बड़े बॉम्ब्स कहा जाता, पहले एयर स्ट्राइक्स हुई बहुत सारी, और एयर स्ट्राइक्स के बाद 10 बॉम्ब्स, बड़े धमाकों की आवाज़ आई, और इसके लिए कहा जा रहा है कि 2000 टन वजनी बम थे। इसके बाद द गार्डियन ने मजीद रिपोर्ट किया कि Israel carried out what it said were multiple airstrikes on the main military headquarters of Hezbollah in the southern suburbs of Beirut, with Israeli media claiming that the leader of Hezbollah, Hassan Nasrallah, was present at the time of the strike, though the Guardian could not verify this claim. यानी अब यहाँ पर दो बातें आ गई। ओके, यानी इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह हमले के वक्त वहाँ पर मौजूद था, और गार्डियन वाले कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हसन नसरुल्लाह वहाँ पर था? अच्छा, इनके बारे में भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी ना हिजबुल्लाह की, तभी हम सर्टेनली कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो लोकल न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ के, उनको भी मैं देख रहा था, उन्होंने कैटेगोरिकली इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट किया है।
उसमें ये खबरें चल रही हैं कि ही सेफ, और ईरानियन न्यूज़ आउटलेट्स को भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी यही चीज़ें रिपोर्ट की हैं। मैं हर न्यूज़ एजेंसी को मैं कोट कर देता हूँ, ईरान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह in good health. The Secretary General of the Lebanese Hezbollah resistance movement, Sayyid Hassan Nasrallah, is in good health, Reuters reported, citing sources close to him. Local sources in Lebanon on Friday reported heavy airstrikes by the Israeli regime on the capital city of Beirut. The Israeli strikes targeted the Dahia neighborhood in southern Beirut. तो यहाँ पर दो मुतजाद इतलात आ रही हैं, कंट्रोडक्टरी इतलात आ रही हैं। इजरायली मीडिया एक बात कर रहा है और ईरानियन और लोकल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, ये सीरियस एस्केलेशन है। काफ़ी दिनों तक आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर मिडिल ईस्ट के हवाले से हम बात नहीं कर रहे थे इतनी, क्योंकि नई डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही थी। साथ मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि कोई नई डेवलपमेंट होगी तो उस पर बात करेंगे। देखिए, वहाँ पर यही होता था, उधर से भी रॉकेट्स आते थे और मिसाइल लेबनान से और गज़ा से, और वहाँ से इजराइल भी यही हरकतें कर रहा होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ से जो इजराइल की तरफ से जो टारगेट किया जाता रहा है इस सारे अरसे के दौरान, वो रवायती तौर पर सिविलियन आबादी को किया जाता रहा है, चाहे वो गज़ा हो चाहे वो लेबनान हो, तो सिविलियन आबादियों को इजराइल ने ज़्यादा टारगेट किया है। ऑन द अदर हैंड, वहाँ से जो हमें लेबनान और हमास से जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ये प्रिसाइज किस्म के रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। बीच में ये भी इतलात आई कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको भी हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया था रिसेंटली। लेकिन ये जो आज हुआ है ये सीरियस एस्केलेशन है। इसके बाद चीज़ें अगर फुल स्केल लड़ाई की तरफ जाती हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान, तो ये बहुत ही भयानक सिनारियो होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में यहाँ पर पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट आर्मी कंसीडर की जाती है। यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके पास एज सच कोई अपनी स्टेट तो नहीं है, वहाँ पर लेबनान के अंदर भी एक तरह से कोलिशन पार्टनर कह सकते हैं इनको आप, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, इसके अंदर लाखों की तादाद में लोग हैं। तो यहाँ पर अगर फुल स्केल वॉर छिड़ती है तो ये लेबनान और यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, इजराइल और लेबनान के दरमियान और हमास और इजराइल के दरमियान, ये पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक वॉर छिड़ जाएगी। इसके अंदर कई सारे जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं वो खुद ब खुद सकिन हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में थोड़ी सी बात, वो जो पिछले दिनों रिसेंट हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला था जिसके अंदर हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और कई सारे लोग उसमें शहीद भी हुए, वो जो पेजर फटे थे और वॉकी टॉकीज़ फटी थी लेबनान के अंदर, आपने सुना होगा। ये रिसेंट हिस्ट्री का बड़ा अनयूजुअल अटैक था इजराइल की जानिब से, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कोई साइबर अटैक अगर होता है तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होती है। पेजर जो होती है ना, ये ख़ास किस्म की डिवाइस है जो कि आप यूँ समझे कि पुरानी टेक्नोलॉजी से चलती है। इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होती है, आम वो जो फ़ोन का कनेक्शन होता है वो चाहिए होता है। अब पेजर के हवाले से जो नई डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ज़रा आखिर में आपके साथ शेयर कर दें कि ये हुआ कैसे है। ये असल में ताइवान की एक कंपनी है, उसके पेजर इंपोर्ट किए गए थे या पहुंचाए गए, यूँ समझें आप, लेबनान के अंदर पहुंचाए गए और ये काफ़ी अरसे तक वहाँ पर मौजूद रहे लेबनान के अंदर। इनकी जो बैटरीज थी वो लिथियम की बैटरीज थी और उन बैटरीज के अंदर ये फटने वाला जो बारूदी मवाद है वो नस्ब किया गया था, पहले से ही प्लांट किया गया था। अच्छा, इसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो ताइवान की तो बड़ी बेइज्जती हुई दुनिया भर में कि आपकी कंपनियां क्या करती हैं। तो ताइवान की उस कंपनी ने, अपोलो गोल्ड कंपनी थी, उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं बनाया, ये हंगरी के अंदर हमने आउटसोर्स कर दी थी, ये जो प्रोडक्शन थी हमारी ये हमने आउटसोर्स की थी, तो ये हंगरी में बने थे। तो गालिबन मोसाद वालों ने उधर हंगरी में जाकर ये कार्रवाई की थी और ये जो डिवाइसेस थी उनके अंदर बारूदी मवाद इन्होंने फिट किया था और उसके बाद ये जैसे स्लीपर सेल्स नहीं होते तो ये मौजूद रहे वहाँ पर मार्केट के अंदर, और जब इन्होंने चाहा कि इसको फोड़ना है तो उन्होंने वो कार्रवाई कर दी। हज़ारों की तादाद में पेजर्स फटे जिसके बड़ा नुकसान भी हुआ, वॉकी टॉकीज़ भी फटी हैं। तो वहाँ पर ये लोगों को रिक्वेस्ट की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस हैं उनसे दूर रहिए। हिजबुल्लाह ने भी रिक्वेस्ट की है और बाकी के भी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने लोगों से अपील की हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस हैं उनके इस्तेमाल में एहतियात बरतें।